start the study without wasting of time. Subscribe the channel and like the video. It's yours choice. Today we study the chapter number 14 and the name of the chapter is chemical effects of electric current. यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके क्या क्या केमिकल इफेक्ट्स होते हैं इस बारे में पढ़ेंगे हम. तो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से. आवर एल्डर्स माइट हैव क्वेश्चन यू अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स, बट डू यू नो व्हाई इट इज़ डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स. जो आपके बड़े होंगे उन्होंने आपको आगाह किया होगा कि आप गीले हाथों से किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इलेक्ट्रिक चीज़ को न छुएं. क्योंकि यह डेंजरस हो सकता है. वी हैव लर्न अर्लियर दैट द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम आर गुड कंडक्टर्स. हमने पढ़ाया पीछे, अभी हाल ही में पढ़ाया कि जो सब्सटेंसेस या जो मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होने देते हैं वे इलेक्ट्रिक के लिए गुड कंडक्टर होते हैं. यानी अगर उनके अंदर से करंट फ्लो होता है तो वे गुड कंडक्टर कहलाते हैं कि वे गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए. ऑन द अदर हैंड मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और वे कंडक्टर यानी वे मटेरियल जिनके अंदर से करंट ईजिली पास नहीं हो पाता उनको हम पुअर कंडक्टर कहते हैं. यानी जो कंडक्टर है, कंडक्टर कुछ भी कह सकते हैं, कोई मटेरियल बोल सकते हैं हम. अगर उसके अंदर से करंट पास हो पा रहा है यानी करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर तो गुड कंडक्टर है, और अगर उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है तो उसको हम बैड कंडक्टर कहते हैं. बैड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी. इन क्लास 6th वी मेड अ टेस्टर टू टेस्ट वेदर पर्टिकुलर मटेरियल अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट. हमने क्लास 6th में एक टेस्टर बनाया था जो यह पता करता था या यह बताता था, जिसके हम थ्रू यह पता करते थे कि करंट उसके अंदर से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है. डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प अस इन डिसाइडिंग डैट. क्या आपको याद है कि टेस्टर कैसे हेल्प करता था हमको डिसाइड करने में कि उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है. वी फाउंड दैट मेटल सच एज कॉपर एंड एल्युमिनियम conduct electricity whereas materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity. हम जानते हैं जो मेटल्स होते हैं जैसे एल्युमिनियम के हुए या कॉपर्स के हुए वे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और जैसे कि रबड़ के हुए या प्लास्टिक के हुए या लकड़ी का कोई मटेरियल हुआ वे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. However, so far we have used our tester to test material which were in solid state. But about what liquids? Do liquid also conduct electricity? Let us find out. जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमने अभी टेस्ट अपना पिछली बार टेस्ट किया था टेस्टर से, वो जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उसके अंदर से तो करंट बताता है कि फ्लो करता है या नहीं करता है. यानी सॉलिड मटेरियल्स के अंदर करंट फ्लो करते हैं, हमने चेक किया था. क्या है लिक्विड जो होते हैं वे भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. तो चलिए इसको ही फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है. पहली एंड बूजो वांट टू रिमाइंड यू डैट one should not experiment with the electric supply from the mains or generator or an inverter. Use only electric cell for all the activities suggested है. पहली बुझो यह याद दिलाना चाहती है कि अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको मेन सप्लाई के साथ ना करें, ना ही जनरेटर के साथ करें और ना ही इन्वर्टर के साथ करें. उसके लिए आप जो सोर्स लेंगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो लेंगे वो आप एक बैटरी से ही लें, बैटरी का ही यूज़ करें. आप ये नहीं कि आप डायरेक्ट बोर्ड में लगाओगे तो उससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. आपको हमेशा सेल या बैटरी ही यूज़ करना है जैसे इसमें दिखाया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस हो सकती है. तो क्वेश्चन वही राइज होता है यहाँ पे, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जो लिक्विड होते हैं यानी जो तरल पदार्थ होते हैं जैसे लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, क्या हमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. तो चलिए पता करते हैं. टू टेस्ट वेदर लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट वी कैन यूज़ द सेम टेस्टर. हमें जानने के लिए वही टेस्टर यूज़ करेंगे कि जो हमने पहले यूज़ किया था कि लिक्विड में करंट फ्लो करता है या नहीं करता है. तो यहाँ पे ये एक एक्टिविटी दिखाई गई है. ये यहाँ पे एक साइड तो यहाँ पे ये गुड कंडक्टर एग्जांपल दिखाया गया है जिसमें क्या किया गया, ये सेल है, ये यहाँ बल्ब लगाया गया है और ये टेस्टर है. तो देखिए एक टर्मिनल तो हमने डायरेक्ट बल्ब के साथ इसका ज्वाइन कर दिया बल्ब में. दूसरा टर्मिनल जो हमने ज्वाइन किया है वो टेस्टर के इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया निबल पे, और इसका यहाँ से ये वाला कनेक्टर हमने यहाँ पे जोड़ दिया जो कि इसकी मेटल पे ही जोड़ा है.
तो एक सप्लाई तो यहाँ से चली गई, एक टर्मिनल यहाँ से मिल गया बल्ब को, दूसरा यहाँ से मिल गया, यहाँ रुक गया। लेकिन ये कंडक्टर है, मेटल का है, तो करंट फ्लो हो गया, यहाँ से होते हुए बल्ब को मिल गया, वो बल्ब ग्लो कर गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, सेम एक्टिविटी करी, लेकिन हमने इस वायर को यहाँ बॉडी पे ना जोड़ के, इसकी मेटल वाले एरिया पे ना जोड़ के हमने प्लास्टिक की बॉडी पे लगा दिया, यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे, और दूसरे वाला भी प्लास्टिक के पोर्शन पे लगा दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारा बल्ब जो है वो बल्ब ग्लो नहीं किया। इससे क्या पता चलता है कि जो प्लास्टिक वगैरह होती है या वुड होती है उनसे करंट फ्लो नहीं करता। तो चलिए एक्टिविटी में क्या पढ़ रहे थे हम, हाउएवर रिप्लेस द सेल बाय ए बैटरी आल्सो यूजिंग द टेस्टर, वी शुड चेक वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। हमने यहाँ पे जो सेल है, सेल की जगह हमने बैटरी का यूज़ किया है, और अब चेक करते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं करता है। हमने सेल की जगह बैटरी को यूज़ कर लिया। तो चलिए एक्टिविटी 14.1 में पढ़ते हैं। Join the free end of the tester together for a moment. This completes the circuit of the tester and the bulb should glow. However, if the bulb does not glow, it means that the tester not working. Can you think of the possible reason? Is it possible that the connection or loose or the bulb fused or your cell are used up? Check out all the connections are tight. If they are, then replace the bulb with another bulb. Now test if the tester is working or not. If it is still not working, then replace the cell with the fresh cell. तो ये जो एक्टिविटी 14.1 में बताया गया, इसी एक्टिविटी के बारे में बताया गया था कि अगर आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो कई सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है आपका बल्ब खराब फ्यूज़ हो सकता है आपकी बैटरी डेड हो, बैटरी में करंट ना हो सकता है आपके कनेक्शन लूज़ हो। तो अगर आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो प्रॉपरली तरीके से देख लीजिए कि बैटरी फुल्ली चार्ज हो, बल्ब हमारा सही हो, कनेक्शन जो हमने ये तार ज्वाइन किए हैं, वायर ज्वाइन किए हैं, ये सही तरीके से जुड़े हुए हों, ये कनेक्शन लूज़ ना हो। तो इस एक्टिविटी में क्या किया आगे, डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या जो लेमन जूस होता है लेमन का, और विनेगर जो होता है यानी सिरका, क्या वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? हाउ विल यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर अ गुड कंडक्टर और ए पुअर कंडक्टर। आप लेमन जूस और विनेगर जूस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे क्लासीफाई करोगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर है और पुअर कंडक्टर है। तो इसमें सेम एक्टिविटी जो की है, यहाँ पे ये एक बीकर लिया है, इसमें ये लेमन जूस है, यहाँ पे इसके अंदर लेमन जूस है, और ये दो वायर हमने ऐसे निकाल दिए, यहाँ हमने बैटरी ज्वाइंट कर दी अपनी, ये बैटरी का साइन है हमारा, ठीक है, और दूसरा टर्मिनल हमने बल्ब के साथ जोड़ दिया यहाँ पे। तो चलिए इस एक्टिविटी को स्टार्टिंग से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से यहाँ पे दिए गया है 14 पॉइंट एक्टिविटी, सेम वही है ये। कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप और डिस्कार्ड बॉटल टू क्लीन and clean them. Pour 1 teaspoon of lemon juice of vinegar in 1 cup cap. Bring your tester over this cap and let the end of the tester dip into the lemon juice or vinegar as shown in figure 14.2. Take care that ends are not more than 1 centimeter apart, but at the same time do not touch each other. Does the bulb of the tester glow? Does juice of vinegar conduct electricity? How would you classify lemon juice or vinegar a good conductor or a poor conductor? उसने ये सब बताया इस एक्टिविटी में कि इसमें कैसे कैसे आपको परफॉर्म करना है। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको एक बल्ब लेना है, बल्ब, उसके दो टर्मिनल, एक टर्मिनल यहाँ है, एक टर्मिनल यहाँ है। एक टर्मिनल हमने डायरेक्ट लेमन जूस में एक साइड डिप कर दिया, दूसरा वायर हमने यहाँ से लिया और यहाँ से ये बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो यानी बल्ब को एक टर्मिनल यहाँ से मिल गया और दूसरा टर्मिनल यहाँ से होते हुए गया, ये जूस के साथ कनेक्शन बना के यहाँ से ये इसमें बल्ब में गया। अब क्या होगा, सपोज़ अगर हम इस दोनों टर्मिनल को बाहर निकाल लें एक बार और आपस में ज्वाइन करें तो हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या करें, इन दोनों को अलग अलग कर दिया और जूस में डिप कर दिया। अगर जूस में करंट फ्लो होगा तो यानी करंट जूस में फ्लो होने के बाद यहाँ से यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगा और बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो पढ़ते समय क्या होता है, when the liquid between the two ends of the tester allow the electric current to pass, the circuit of the tester become complete. क्या कहा, जो हमारा लेमन जूस है अगर वो करंट को पास कर देगा, यदि उसमें करंट पास हो गया तो हमारा बल्ब जो है ग्लो कर जाएगा। द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम कंप्लीट, यानी कंप्लीट हो जाएगा सर्किट।
द करंट फ्लो इन द सर्किट एंड बल्ब ग्लो, सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट पास द सर्किट ऑफ टेस्टर इज नॉट कंप्लीट एंड बल्ब डज नॉट ग्लो, अगर जो करंट है वो लेमन जूस में नहीं पास हो पाया, लेमन जूस में फ्लो नहीं कर पाया, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इन सम सिचुएशन इवन थो दैट लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब में नॉट ग्लो, कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें यानी लिक्विड तो कंडक्ट कर रहा है लेकिन बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। इट मे बी हैपन इन एक्टिविटी 14.2, ये व्हाट कैन बी द रीज़न, ये मतलब कि ये 14 जो हमने एक्टिविटी की इसमें भी हो सकता है, लेकिन क्या रीज़न हो सकता है, मतलब ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हमारा लिक्विड है उसमें करंट फ्लो तो हो रहा है लेकिन बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में यह हो सकता है, डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है या आपको याद है कि जब बल्ब ग्लो होता है वो किस वजह से हो रहा है, यानी जब करंट पास हो रहा है बल्ब से और वो ग्लो हो रहा है, उसका ग्लो होने का रीज़न क्या है, यानी बल्ब ग्लो क्यों हो रहा है। आप कहेंगे सिंपल सी बात है, करंट फ्लो हो रहा था बल्ब ग्लो हो रहा है, नहीं, देखिए, ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द फिलामेंट ऑफ बल्ब गेट हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट ग्लोइंग। क्या होता है, जब करंट पास होता है बल्ब के फिलामेंट के अंदर, बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है बहुत बारीक सा, जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो हीट होना स्टार्ट कर देता है। हीट होने की वजह से वह ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है हाई टेम्परेचर पहुंचने के बाद, जो उसका एक टेम्परेचर है, तो जब उसको टेम्परेचर मिल जाता है तो ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है, तो इस तरीके से हमारा बल्ब ग्लो करता है। हाउएवर इफ द करंट थ्रू द सर्किट इज टू वीक द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड सफिशिएंटली एंड इट डज नॉट ग्लो। तो क्या कहा इसने कहा है कि जब हमारा करंट तो पास हो रहा है सर्किट में लेकिन उसको एक प्रॉपर अमाउंट का करंट नहीं मिल रहा है, यानी करंट जो है बहुत ही वीक, बहुत ही कम पास हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि उसको सफिशिएंट करंट नहीं मिलेगा हीट होने के लिए। हीट होगा बल्ब का फिलामेंट तभी तो गर्म होगा, तभी तो जलेगा, तभी तो चमकेगा, लेकिन उसको सफिशिएंट करंट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो ग्लो नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या यही कहना चाह रहा था कि करंट तो फ्लो हो जाएगा, हो रहा है, लेकिन क्या होगा कि बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। तो बल्ब ना ग्लो होने का ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वीक करंट उसके थ्रू पास हो रहा हो, प्रॉपर अमाउंट में करंट पास नहीं हो पा रहा है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं किया। एंड वाई इज द करंट इन द सर्किट वीक, अब सर्किट में करंट, जो सर्किट है उसमें करंट वीक क्यों है, उसका रीज़न क्या हो सकता है। थ्रू अ मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट में नॉट कंडक्ट इट एज इजिली एज ए मेटल, जैसे मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है इजीली आसानी से, ऐसे वो लिक्विड में आसानी से नहीं हो पाती। एज ए रिजल्ट द सर्किट ऑफ टेस्टर में बी कंप्लीट एंड येट द करंट थ्रू इट में बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो। इसी प्रकार से क्या है कि जो हमारा लिक्विड है उसमें करंट तो पास हो रहा है लेकिन वो थोड़ा कम हो रहा है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा है। लेकिन मटेरियल जो होते हैं उनमें कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, तो उनमें करंट इजीली फ्लो हो जाता है और हमारा बल्ब ग्लो हो जाता है, यानी वे करंट अच्छे से पास करने देते हैं। कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट, तो चलिए उसमें क्या हुआ, हमारा करंट वीक था तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं किया, तो क्या हम एक अलग से ऐसा टेस्टर बना सकते हैं चेक करने के लिए जो हमारे वीक करंट को भी डिटेक्ट करे, जिससे हमें पता लग जाए कि अगर वीक करंट भी है तो हम उसको पहचान पाए कि हाँ करंट फ्लो हो रहा है लेकिन वीक हो रहा है। उसमें क्या था, उसमें वीक करंट फ्लो हुआ था तो बल्ब ग्लो ही नहीं हुआ था, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो लेमन जूस है वो बैड कंडक्टर है। लेकिन अब हम कैसे पता लगाए कि उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो यानी वीक करंट को कैसे पता लगाएं, अभी देखते हैं। वी कैन यूज अनदर इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर, हम एक अनदर मेथड यूज करते हैं एक अलग से टेस्टर बनाने के लिए, जिससे हम पता लगाएं कि वीक करंट को भी नोटिस कर पाएँ। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, क्या आपको याद है जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है अपनी चारों तरफ। जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो अपनी चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। व्हाट हैपन टू ए कंपास नीडल केप्ट नियर बाय व्हेन करंट फ्लो इन ए वायर, क्या हो अगर हम एक कंपास को ऐसे वायर के पास रख दे जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो। इवन इफ द करंट इज स्मॉल, जबकि करंट बहुत छोटा हो, द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन,
कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? लेट अस फाइंड आउट इन एक्टिविटी 14.3। क्या किया है, कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी वायर के पास हम एक मैग्नेटिक कंपास रख दें तो क्या वो डिफ्लेक्ट करेगा, चाहे करंट थोड़ा ही क्यों ना पास हो, चाहे वीक क्यों ना ही पास हो रहा हो, क्योंकि अब मैग्नेटिक कंपास रखा है, अगर उसके आसपास मैग्नेट होगी तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। और हमें पता है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके आसपास, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ पे जो 14.3 एक्टिविटी दी गई है, यानी इसमें बताया गया यू में यूज़ एन एलईडी बल्ब, एलईडी जैसे इस एक्सरसाइज में दिखा गया 14.3 में, इन द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। आप इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह आप एक एलईडी बल्ब यूज़ कर सकते हैं। द टेस्टर ऑफ फिगर 14.2 लेट ग्लो एलईडी ग्लोज इवन व्हेन ए वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। यानी जो ये एलईडीज होती हैं, ये वाली जो दिखाई गई है 3 कलर की एलईडीज, ये बहुत ही कम करंट पे ग्लो कर जाती हैं। तो जैसे हमारे वीक करंट फ्लो होता है उसमें ग्लो कर सकती हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि आप इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह आप इनको एलईडीज को यूज़ कर सकते हैं। तो जो एलईडी होता है इनको हम एलईडी बोलते हैं, यानी लाइट एमिटिंग डायोड, इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। देयर आर 2 वायर कॉल्ड लेड्स अटैच टू एन एलईडी। ये जो एलईडी होती है इसके 2 वायर होते हैं जिनको हम लेड्स बोलते हैं। ये 2 तरह की 2 होती हैं इसमें। वन लेड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर। एक लीड जो है इसमें, एक जो इसकी हमको कह सकते हैं एक जो लेग यानी लीड जो लेग दिखाई गई है वो एक लंबी होती है एक छोटी होती है एक दूसरे के मुकाबले। रिमेंबर दैट व्हाइल कनेक्टिंग टू ए सर्किट द लॉन्गर लेड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव। याद रहे जब भी आप सर्किट के साथ इसको कनेक्ट करें, जो इसकी लंबे वाली लेग है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करनी है, यानी इसको पॉजिटिव के साथ अटैच करनी है। एक हम कह सकते हैं कि जो बड़ी वाली लेग है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो हमको पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ही कनेक्ट करना है। एंड द शॉर्टर लेड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो शॉर्टर वाली टांग है यानी लेग है इसकी, लीड्स है, उसको हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर सकते हैं। आप कभी देखिएगा इन बल्ब को, इसमें 2 लेग मिलेंगी, एक बड़ी एक छोटी। जो बड़ी होती है पॉजिटिव, जो छोटी होती है वो नेगेटिव। तो अब हमने यहाँ पे एक कंपास बना लिया अपना डिफ्लेक्शन को करने के लिए। इसमें देखते हैं कैसे। टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड ए डिस्कार्ड मैच बॉक्स, wrap an electric wire of a few times around the tray, place a small compass needle inside it. Now connect on a free end of wire to the terminal of the battery, leave other end free, take another piece of wire and connect it to the other terminal of the battery। क्या क्या, एक माचिस की डिब्बी ले ली हमने छोटी सी, उसके अंदर एक कंपास रख दिया और उसके हमने ऊपर से ये वायर लपेट दिया। जरूरी नहीं आप माचिस की डिब्बी ले, बिना माचिस की डिब्बी के भी कर सकते हैं। बस कंपास के ऊपर ये वायर इस तरह राउंड मैग्नेट राउंड की तरह लपेटना है, जैसे इस वाली फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे लपेट रखा है। तो इसमें क्या किया, लपेट दिया। जॉइन द फ्री एंड ऑफ 2 वायर मोनिटरली, द कंपास नीडल शुड शो डिफ्लेक्शन, योर टेस्टर विद 2 फ्री एंड ऑफ द वायर इज रेडी। क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे लपेट दिया और यहाँ पे हमने लगाई है ये, सपोज ये रही हमारे यहाँ पे ये बैटरी है, सॉरी ये यहाँ पे ये बैटरी है, ये दिखाई दे रही है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इस वायर से गया, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पे हमने इसको खुला छोड़ दिया है और ये पॉजिटिव टर्मिनल घूम के आया और यहाँ पे इसको हमने खुला छोड़ दिया, हमको अटैच नहीं किया। जब हम इन दोनों को आपस में अटैच करेंगे, अटैच करने पे क्या होगा, ज्वाइन करने में क्या होगा, वायर में करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने के साथ साथ ये होगा, जो हमारी नीडल है ये डिफ्लेक्शन शो करेगी, यानी एक मूवमेंट शो करेगी, हिलेगी वो। तो जैसे ही वो डिफ्लेक्शन शो करेगी तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, नाउ रिपीट एक्टिविटी 14.2। हम 14.2 वाली एक्टिविटी रिपीट करते हैं यहाँ पे इसी के साथ में। यूजिंग दिस टेस्टर डू यू फाइंड अ डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल द मोमेंट यू डिप द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर इन लेमन जूस। यानी जो फ्री एंड है ये वाले दोनों इसके एंड हम यहाँ पे एक लेमन जूस का कंटेनर रखते हैं, जैसे उस एक्टिविटी में दिखाया गया था। सपोज करिए लेमन जूस का कंटेनर है, इसके अंदर लेमन जूस है। तो अब क्या होगा, जैसे लेमन जूस हमें पता चल जाएगा कि करंट पास हो रहा है नहीं हो रहा। टेक आउट द एंड ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस, dip them in water and then whip them dry. Repeat the activity with other liquids such as tap water, vegetable oil, milk and honey। क्या गैस को हमने, अगर हम इनको आपस में जोड़ते हैं तो हमारा क्या करता है, जो कंपास एक डिफ्लेक्शन शो करता है जब करंट पास होता है। तो हमने इसको क्या किया, पहले एक लेमन जूस में डुबोया, हम चेक करेंगे कि डिफ्लेक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर हमने एकदम प्योर वाटर लिया, उसके अंदर डिप किया, फिर मिल्क लिया, दूध लिया, उसके अंदर डिप करके देखा, यानी 1 बाय 1 हमने हर चीज़ को टेस्ट करके देखा टेस्टर से। जिसमें भी डिफ्लेक्शन शो कर जाएगा उससे पता चल जाएगा कि हमारे लिए कि वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, क्योंकि इससे हम वीक से वीक फ्लो ऑफ करंट को पता कर सकते हैं कि हाँ इसमें करंट फ्लो हो रहा है।
In each case, observe whether the magnetic needle show deflection or not. Record your observation in 14.1. तो क्या करना है, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया है लेमन जूस के साथ, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए, मैं लिख दिया, यस लिख दिया। कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन यस और नो, आपको यहाँ यस और नो लिखना है। अगर डिफ्लेक्शन शो करता है, कंपास में कोई मूवमेंट शो करता है, डिफ्लेक्शन मतलब हिलना, सुई हिलती है, तो आपको यहाँ पे यस या नो लिखना है। अगर हिलती है तो यस, अगर नहीं तो नो। और फिर अगर बताना है अगर गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है। अगर यस है, अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है तो यानी यस लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे गुड कंडक्टर, और अगर डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है तो आप लिखेंगे यहाँ नो और यहाँ लिखेंगे पुअर कंडक्टर। ठीक है, तो यह टेबल आपको कंप्लीट कर लेनी है। फ्रॉम टेबल 14.1 वी फाइंड दैट सम लिक्विड आर गुड कंडक्टर्स फ्रॉम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स। इस एक्टिविटी से हमें पता क्या चलता है कि जब हम एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ कंडक्टर्स जो हैं गुड्स हैं, गुड कंडक्टर हैं, कुछ बैड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जो लिक्विड्स थे हमारे, कुछ लिक्विड्स गुड कंडक्टर हैं, कुछ लिक्विड्स बैड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। यहाँ पे एक बोझो और पहले की एक्टिविटी है, व्हेन द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर डू नॉट टच ईच अदर देयर इज एयर गैप बिटवीन देम। जब हमें टेस्टर के दोनों एंड थे जो खुले हुए, जो हमने जूस में डिप करे उसमें करे हुए खुले हुए हैं, उनके बीच में क्या है, एयर गैप है, यानी सिर्फ हवा का ही गैप है, आपस में अटैच नहीं है। पहली नोज डेट एयर इज पुअर कंडक्टर, पहली जानती है जो एयर होती है, हवा होती है, वो पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बट शी हैज़ आल्सो रीड डैट ड्यूरिंग लाइटनिंग, उसने पढ़ा है जब लाइटनिंग होती है यानी आकाशीय बिजली होती है, एंड इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द एयर, इलेक्ट्रिक करंट जो है एयर के थ्रू पास हो जाता है। शी वंडर इफ एयर इज इंडेड अ पुअर कंडक्टर अंडर ऑल कंडीशन, दिस मेक बोझो आस्क वेदर अदर मटेरियल्स क्लासिफाइड एज पुअर कंडक्टर आल्सो अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास अंडर सर्टेन कंडीशन। पहले का कहना यह है कि जैसे कि उसने पढ़ा है कि जो एयर होती है वो पुअर कंडक्टर होती है, यानी एयर में करंट फ्लो नहीं करता। जैसे कि वाले वायर हैं ऊपर में अभी हमने दिखाए हैं, एक तरीके से एयर में ही तो है, इनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट है नहीं, सिर्फ एयर का कॉन्टैक्ट है, तो पुअर कंडक्टर है, करंट फ्लो नहीं हो रहा जब तक एयर है। तो वो उसका कहना ही है कि जब आकाशीय बिजली होती है, बिजली गिरती है, बिजली कड़कती है, तो एक तरीके से वो एयर जो है गुड कंडक्टर का वर्क करती है, तभी तो पास हो पाती है ऊपर से नीचे तक बिजली। तो कहना चाहती है कि क्या और कंडीशन कैसी, और कंडीशन क्या क्या है जो पुअर कंडक्टर्स हैं, किस किस कंडीशन में वे भी गुड कंडक्टर्स की तरह वर्क कर सकते हैं। जैसे एयर पुअर कंडक्टर होने के बाद भी एक गुड कंडक्टर की तरह वर्क करती है, तो वो किस कंडीशन में करती है, ऐसी और क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट, that's why it is preferred to classify materials as good conductor and poor conductor instead of classify as conductor and insulator। इसमें यह बताया गया है कि कुछ कंडीशन ऐसी होती है मटेरियल्स के लिए कि वे कुछ केसेस में इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं और कुछ केसेस में नहीं कर सकते। तो इसीलिए कंडक्टर्स को हमको गुड कंडक्टर पुअर कंडक्टर्स के रूप में क्लासीफाई करने की बजाय हमने उनको अलग फॉर्म में क्लासीफाई किया है, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर। हमने उनको कंडक्टर एंड इंसुलेटर के फॉर्म में क्लासीफाई किया है। ठीक, वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर, लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल वाटर। हमने क्या किया है, हमने जो अभी टेस्ट किया है उसमें हमने वाटर के साथ टेस्ट किया है, पानी के साथ, टैप वाटर के साथ टेस्ट किया हमने। ठीक है, यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट हमने किया था, टैप वाटर है, टंकी का पानी जो होता है उसके सामने टेस्ट हमने उसके साथ हमने टेस्ट किया था, इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर है। लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल वाटर। अब हम डिस्टिल वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट करते हैं। डिस्टिल वाटर क्या होता है कि डिस्टिल वाटर हम कह सकते हैं वाटर जो हम प्योर कर लेते हैं, बॉईल करके प्योर कर लेते हैं या आर ओ वगैरह से यूज़ करते हैं, एक तरह का डिस्टिल वाटर होता है वो। तो ये एक्टिविटी बताई गई है, एक्टिविटी 14.4, टेक अबाउट 2 टीस्पून फुल्स ऑफ डिस्टिल वाटर इन ए क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक रबर और कैप ऑफ बॉटल। वो ये एक छोटी सी बोतल के अंदर हमने किसी बीकर के अंदर डिस्टिल वाटर लिया है। यू मे ऑब्टेन डिस्टिल वाटर फ्रॉम योर स्कूल साइंस लैब, आप अपने स्कूल की साइंस लैब से भी डिस्टिल वाटर ले सकते हैं। यू मे आल्सो गेट डिस्टिल वाटर फ्रॉम ए मेडिकल स्टोर और डॉक्टर नर्स, आप मेडिकल स्टोर से भी डिस्टिल वाटर ले सकते हैं। यूज़ द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। हम वही अपना टेस्टर यूज़ करते हैं जो हमने बनाया है कि वो डिस्टिल वाटर के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता है। व्हाट डू यू फाइंड, आप
अब क्या देखते हैं, आपको क्या पता चलता है, डज डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या जो डिस्टिल वाटर हमने लिया है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नाउ डिजोल्व पिंच ऑफ कॉमन साल्ट इन डिस्टिल वाटर। अब आप क्या करिए, एक चुटकी नमक लीजिए, जो हम घरों में यूज़ करते हैं साल्ट, उसको लीजिए। अगेन टेस्ट व्हाट डू यू कंक्लूड द टाइम, दिस टाइम क्या क्या है, जो हमने चुटकी नमक लिया हमने उसको उस डिस्टिल वाटर के अंदर डिप डाल दिया, उसमें डिजोल्व कर दिया। व्हेन साल्ट इज डिजोल्व इन डिस्टिल वाटर, जब हमने साल्ट को डिस्टिल वाटर में डिजोल्व कर दिया, वी ऑब्टेन साल्ट सॉल्यूशन, हमें क्या मिला, हमें साल्ट सॉल्यूशन मिल गया, यानी जो हमने सॉल्यूशन था वो साल्ट हो गया, अब साल्ट ही हो गया, साल्ट सॉल्यूशन हो गया डिस्टिल वाटर जो था। दिस इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब वह क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्योंकि हमने इसके अंदर साल्ट मिक्स कर दिया। The water that we get from source such as tap, hand pumps, well and ponds is not pure. It may contain several salts dissolved in it. जो हम पानी टंकियों से या पंप या कुओं से लेते हैं वो प्योर नहीं होता, उसमें डिफरेंट टाइप्स के यानी डिफरेंट साल्ट डिजोल्व रहते हैं उस पानी के अंदर, जिस वजह से उसके अंदर करंट फ्लो कर जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल साल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट, स्मॉल अमाउंट में, कुछ अमाउंट में मिनरल्स जो होते हैं साल्ट वे नेचुरली प्रेजेंट होते हैं पानी के अंदर ही में, कुदरती पानी के अंदर होते हैं कुछ साल्ट। दिस वाटर इज थस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस प्रकार जो हमारा वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर होता है। ऑन द अदर हैंड डिस्टिल वाटर इज फ्री ऑफ साल्ट एंड इज पुअर कंडक्टर, जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें कोई साल्ट नहीं होता है, वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन जो नॉर्मली वाटर हम यूज़ करते हैं हमको मिलता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब यहाँ पे पहले वो जो की एक और एक्टिविटी है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल साल्ट प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल ऑफ ह्यूमन हेल्थ, जो नेचुरल जो वाटर है उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में, छोटी मात्रा में साल्ट प्रेजेंट होते हैं नेचुरली, कुदरती उसके अंदर होते हैं, क्या वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। हाउएवर दिस साल्ट मेक वाटर अ गुड कंडक्टर, जहाँ तक है कि ये जो साल्ट्स हैं वो वाटर को अच्छा कंडक्टर बनाती हैं। सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विद वेट हैंड्स व्हाइल स्टैंडिंग ऑन वेट फ्लोर। तो ये कहना चाह रही है कि जो नेचुरल वाटर होता है यानी जो टैप वगैरह का वाटर होता है इसमें डिफरेंट स्मॉल अमाउंट में साल्ट होता है एक तरीके से, और ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो इसीलिए हमें अब अपने कभी गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को नहीं छूना चाहिए, और ना ही हमें गीले फ्लोर पर खड़े होकर स्विचेस को बंद करना चाहिए। जब हम गीले फ्लोर पे हों तो हमें इस चीज़ का प्रिकॉशन रखना चाहिए। वी हैव फाउंड दैट कॉमन साल्ट व्हेन डिजोल्व इन डिस्टिल वाटर मेक इट गुड कंडक्टर। व्हाट आर द अदर सब्सटेंसेज विच व्हेन डिजोल्व इन डिस्टिल वाटर मेक इट कंडक्टिंग, लेट अस फाइंड आउट। इसमें क्या किया गया, जब हमने बताया कि जब हमने डिस्टिल वाटर में नमक मिला दिया तो वो गुड कंडक्टर हो गया, साल्ट मिलाने के बाद गुड कंडक्टर हो गया इलेक्ट्रिसिटी के लिए। क्या हो अगर हम डिस्टिल वाटर में कुछ अदर सब्सटेंस मिला दिया, किसी अदर सब्सटेंस डिस्टिल वाटर में मिला दे, तो क्या इफेक्ट होगा, क्या एक्शन होगा वहाँ पे, और क्या एक्टिविटी परफॉर्म होगी। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। ये एक्टिविटी दी गई है 14.5 में। इसमें बताया कि टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप और बोतल, हमने 3 कोई बीकर लिए या कैप लिए हैं, ये प्लास्टिक बोतल लिए 3, pour about 2 टीस्पून ऑफ डिस्टिल वाटर इन ईच ऑफ देम, और हमने डिस्टिल वाटर फिल किया है। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस और डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड टू डिस्टिल वाटर, एक डिस्टिल वाटर में क्या किया, लेमन जूस की ड्रॉप्स डाली हैं, एक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया है इन ए कैप में। नाउ इन द सेकंड कैप कंटेनिंग डिस्टिल वाटर ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ बेस, जो दूसरी कैप के अंदर डिस्टिल वाटर है उसके अंदर हमने क्या किया है, एक बेस ऐड किया है जैसे कि कास्टिक सोडा, एक में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया है, एक में कास्टिक सोडा ऐड किया है, और पोटेशियम ऐड किया है, पोटेशियम आयोडीड ऐड किया है। ऐड ए लिटिल शुगर ऑफ डिस्टिल वाटर इन द थर्ड कैप, और तीसरी कैप हमने क्या किया, ऐड किया, शुगर ऐड किया, चीनी ऐड की है, एंड डिसोलेटर उनको मिक्स कर दिया। टेस्ट विच सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट कंडक्ट, व्हाट रिजल्ट डू यू ऑब्टेन। क्या 3 बीकर लिए, उनमें हमने डिस्टिल वाटर लिया, एक में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया, दूसरे में हमने अपना क्या ऐड किया, यहाँ पे था ये दूसरा हमने क्या ऐड किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा, एक मिनट, हाँ, कास्टिक सोडा और पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया, तीसरे वाली हमने शुगर ऐड किया। तो बताइए कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास करेगा।
ठीक है, ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करके देखनी है। ध्यान रहे, किसी भी एक्टिविटी के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट यूज़ नहीं करनी है, आपको बैटरी या सेल ही यूज़ करना है। ठीक है, और ये भी आपको अपनी किसी बड़े की प्रेजेंट में करना है, जब आप कोई आपके साथ में हो। ये एक्टिविटीज़ आप घर पे अकेले परफॉर्म ना करें। वैन यहाँ पे ये इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे दिया है, मोस्ट लिक्विड डेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड साल्ट्स। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ द सॉल्यूशन। जब वो इलेक्ट्रिक करंट किसी सॉल्यूशन पर पास होगा तो क्या कोई इफेक्ट होगा सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में कुछ इफेक्ट होगा जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा जो हमने बनाए हैं। तो चलिए इस तरीके हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो केमिकल इफेक्ट होते हैं वो पढ़ते हैं। इन क्लास 7 वी हैव लर्न सम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लास 7 में हमने कुछ इफेक्ट पढ़े हैं इलेक्ट्रिक करंट के। कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट, क्या आप उन इफेक्ट्स को जानते हैं या लिस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लो थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन, लेट अस फाइंड आउट। जब किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उसके अंदर क्या इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। टेक आउट कार्बन रोड केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्ड सेल। 2 डिस्कार्ड सेल्स थे, बैटरी सेल थे, उसके अंदर हमने कार्बन रोड निकाल लिया। ये अंदर से, यानी सेल जो होते हैं हमने घरों में, इसके अंदर से 2 कार्बन रोड्स निकाल लिए हैं। क्लीन देयर मेटल कैप विद सैंड पेपर। उनकी जो मेटल कैप ऊपर ये मेटल कैप है वाइट वाली सिल्वर वाली आपको दिखाई दे रही है, उसको हमने साफ़ कर लिया है कार्बन पेपर से। रैप कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप ऑफ कार्बन रोड एंड जॉइन दैम टू ए बैटरी, वी कॉल दिस 2 रोड्स इलेक्ट्रोड्स। हमने क्या किया, इन दोनों कैप को कार्बन पेपर साफ़ किया, उसके ऊपर वायर से इसको जॉइंट कर दिया और हम इन दोनों रोड्स को हम एज ए इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, हम इनको इलेक्ट्रोड्स बोल सकते हैं। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कार्बन रोड्स की जगह हम इनको इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। यू मे टेक 2 आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। आप इसकी जगह पे 2 नेल्स यानी 2 कील भी ले सकते हैं आयरन की। आप इन रोड्स की जगह, आपको रोड्स नहीं मिलती हैं जो बल्ब उसके अंदर होती हैं सेल के अंदर, तो आप 2 वो भी ले सकते हैं, नेल्स ले सकते हैं, यानी कीले ले सकते हैं। पूरे कप फुल ऑफ वाटर इन ग्लास प्लास्टिक बाउल। इस बाउल में आपको 1 कप पानी ले लेना है एंड 1 टीस्पून फुल ऑफ साल्ट, और उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल देना है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस टू वाटर टू मेक इट मोर कंडक्टिव। उसके अंदर हम फ्यू ड्रॉप्स लेमन की यानी नींबू का रस भी डाल देते हैं उसको मोर कंडक्टिंग बनाने के लिए। इमर्ज द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सॉल्यूशन। अब जो इलेक्ट्रोड्स हमने बनाई थी उनको इसमें इमर्ज डुबो देना है। मेक श्योर डैट द मेटल कैप ऑफ कार्बन रोड्स आर आउटसाइड। ध्यान रहे जो यहाँ ये कैप है ये वाली, ये सॉल्यूशन से बाहर हो, सॉल्यूशन में डूबी ना हो। ये कैप सॉल्यूशन से बाहर रहें। ये देखिए सॉल्यूशन इससे नीचे है, कैप से बाहर तक ना आए सॉल्यूशन, उसके अंदर ही रहे। वेट फॉर 3-4 मिनट, 3-4 मिनट के लिए वेट करिए। ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली। डू यू नोटिस एनी गैस बबल नियर द इलेक्ट्रोड्स। क्या आपने जो इलेक्ट्रोड्स के पास है कोई बबल यानी छोटे छोटे बैलून या बबल्स जो निकलते हैं ऐसे देखें। कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन अ केमिकल चेंज। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज दैट यू लर्न इन क्लास 7। आप उस डेफिनेशन को याद करिए जो आपने क्लास 7 में पढ़ी थी, केमिकल चेंजेस के उसमें क्या क्या होता है। तो चलिए इस एक्टिविटी को मैं एक बार बता देता हूँ। ये हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, ये हमको जो हमने उससे निकाली हैं सेल से, ये हम 2 कील भी ले सकते हैं, और इसको हमने यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ध्यान रहे हमेशा बैटरी ही यूज़ करिए, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी ना यूज़ करिए इस चीज़ के लिए, ऐसे एक्टिविटी के लिए बैटरी या सेल ही यूज़ करिए। बैटरी भी जो छोटे वाली बैटरीज आती हैं मार्केट में 10 या 20 रुपए की बैटरीज आती है, वो बैटरी तो हमने इस दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड इसके अंदर सॉल्यूशन है। तो इसमें एक इफेक्ट होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे क्या इफेक्ट हुआ है, क्या ऑब्जर्व करें वो ऑब्जर्व आप बताइए, लेकिन हम बताएंगे अगली एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्व किया जाता है, क्या इसमें होता है। अब यहाँ पे ये एक दिया है इनके बारे में। इन 1800 a British chemist William Nicholson 1753 to 1815 had shown that if electrodes were immersed in water and a current was passed, bubble of oxygen and hydrogen were produced। इन्होंने क्या कहा, जब इलेक्ट्रोड्स किसी वाटर सॉल्यूशन के अंदर इमर्ज की जाती हैं
और उस पर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो क्या होता है कि ऑक्सीजन के बबल्स निकलते हैं और हाइड्रोजन के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं दोनों इलेक्ट्रोड पर। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, एक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म ऑन इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उस पर ऑक्सीजन फॉर्म होगी। हाइड्रोजन बबल फॉर्म ऑन द अदर इलेक्ट्रोड, और दूसरे इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म होंगे। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कोज केमिकल रिएक्शन, जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसके सॉल्यूशन के अंदर से, उसकी तरह से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। यानी जो सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो हमारा इलेक्ट्रोड्स वगैरह से, तो जो केमिकल रिएक्शंस हुई है उसकी वजह से गैसेज प्रोड्यूस हुई हैं, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई है। एज ए रिजल्ट ऑफ बबल्स ऑफ गैस में बी फॉर्म्ड ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, इसी रिजल्ट की वजह से क्या हुआ कि बबल्स फॉर्म हुए हैं जो हाइड्रोजन और किसके हुए, ऑक्सीजन के। डिपॉजिट ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स, मेटल्स का डिपोजिशन भी इलेक्ट्रोड्स पे सीन किया जा सकता है जो उस पर डिपॉजिट हुआ है। चेंज ऑफ कलर सोल्यूशन में अगर सोल्यूशन का कलर भी चेंज हो जाएगा। द रिएक्शन विल डिपेंड ऑन व्हाट सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। ये जो रिएक्शन हो रहा है सोल्यूशन का जो भी है, ये डिपेंड करता है कि कौन सी और किस तरह की इलेक्ट्रोड्स यूज़ की जा रही हैं और किस तरह का सोल्यूशन हमने यूज़ किया है। दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है, ये केमिकल इफेक्ट हैं इलेक्ट्रिक करंट के। समझ आया, यही केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट के। यानी हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर पानी था, ये सॉल्यूशन था, कोई भी लेमन जूस वगैरह था, उसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स ली, दोनों पे इलेक्ट्रिक करंट पास किया। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने से क्या हुआ कि हमारे एक इलेक्ट्रोड पे केमिकल रिएक्शन होने की वजह से उस पर ऑक्सीजन के बबल प्रोड्यूस हुए हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड पे हमारे हाइड्रोजन के बबल्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो यही केमिकल इफेक्ट हुआ है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, अब यहाँ से एक ये इफेक्ट दिखाया है, ये वाला। बोजर डिसाइड टू टेस्ट वेदर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बोजर ने डिसाइड किया कि जो फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं क्या हमें भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ही कट अ पोटैटो इनटू 2 हाफ एंड इंसर्ट अ कॉपर वायर ऑफ अ टेस्टर इनटू इट। उसने क्या किया, वो अपने वाला पहले वाला टेस्टर उठाया और एक पोटैटो को हाफ में से काटा और उसके दोनों टर्मिनल यहाँ पे पोटैटो में इंसर्ट कर दिया। वहाँ पे हमने पहले सॉल्यूशन लिया था, सॉल्यूशन में डिप किया था, इस बार ये एक पोटैटो यानी आलू में यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। ठीक है, जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड हिम एंड ही फॉरगेट टू टेक आउट ऑफ वायर ऑफ टेस्टर इंसर्टेड इनटू द पोटैटो। तो पोटैटो में वो वायर इंसर्ट करके भूल गई और उसकी मम्मी ने इसको किसी काम के लिए, इसकी मम्मी ने इसको किसी काम के लिए बुला लिया और वो चली गई और बहेली चली गई और उसको निकालना भूल गई। व्हेन ही कम बैक आफ्टर हाफ एन आवर, जब वो आधे घंटे बाद आई, ही नोटिस डैट देयर वाज ए ग्रीनिश ब्लू स्पॉट ऑन द पोटैटो। उसने एक नोटिस किया कि जो यहाँ पे टर्मिनल है वहाँ पे पोटैटो पे ब्लू यानी ग्रीनिश ब्लू सा स्पॉट हो गया है। वन वायर वेयर एज देयर वाज नो सच स्पॉट अराउंड द अदर वायर, जहाँ की जबकि दूसरे वायर पर कोई स्पॉट नहीं हुआ है और एक वायर पे एक स्पॉट क्रिएट हो गया है। ही वॉज सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज हुई विद दिस ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को देख के बहुत सरप्राइज हुई। एंड अलॉन्ग विद पहेली रिपीट दिस एक्टिविटी मेनी टाइम्स, उसने पहेली के साथ यानी भोजन ने पहेली के साथ इस एक्टिविटी को कई बार रिपीट किया। दे फाउंड दैट इट वॉज ऑलवेज द वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल विच हैड ए ग्रीनिश ब्लू स्पॉट अराउंड इट। उसने ऑब्जर्व किया कि जो वायर हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है उसके जगह पे हमेशा एक ग्रीनिश स्पॉट क्रिएट हो रहा है। दे फील दैट दिस discovery was very useful because it could be used for identify the positive terminal of a cell or battery। उसने यह फाइंड किया या डिस्कवर किया कि यह एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। यदि हमें किसी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल फाइंड आउट करना हो तो हम इससे इजीली पॉजिटिव टर्मिनल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी जहाँ पे जोन से पॉजिटिव टर्मिनल होगा वहाँ पे एक ग्रीन ब्लू सी स्पॉट देगा वेजिटेबल्स के साथ में, यानी पोटैटो के साथ में एक ग्रीनिश स्पॉट देगा। Concealed in a box, they decided to report their finding to a children magazine. Remember that Boozer set out tester whether potato conducted electricity or not. What he found was that current produced a chemical effect in the potato. आपने क्या फाइंड आउट किया है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है उसने केमिकल इफेक्ट किया है पोटैटो पे। To him this was very exciting. In fact, this is how science sometimes work. You are looking for something and you discover something else।
जो साइंस में जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो कुछ इसी तरीके से होते हैं। आप कुछ और परफॉर्म करना चाहते हैं या कुछ और आउटपुट पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ और आप ऑब्जर्व कर लेते हैं, आपको कुछ और अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। वो तो सिर्फ यह फाइंड आउट करना चाहते थे कि जो हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है या नहीं होता है। लेकिन उसने एक नई चीज़ फाइंड आउट की है, उसको नई ऑब्जर्व हुआ है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो वहाँ पे एक ग्रीन कलर का स्पॉट क्रिएट कर रहा है। यानी हम किसी भी बैटरी या सेल का पॉजिटिव टर्मिनल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जितनी भी डिस्कवरीज होती हैं सब इसी तरीके से होती हैं। फाइंड आउट में कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ में कुछ न्यू थिंग्स या कुछ नई ऑब्जर्वेशन को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैव बीन मेड ऑन दिस मैनर। इन जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज होती हैं इसी तरीके से की जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सरसाइज है 14.3, एक्टिविटी 14.3 है। अब पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। नया पॉइंट हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? You know that a brand new bicycle has shiny handlebar and wheel rims. However, if these are accidentally scratched, the shiny coating comes off, revealing a not so shiny surface. When you might have also seen women using ornaments which appear to be made of gold. एक्सप्लेटिंग क्या बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि जब आप कोई न्यू बाइसिकल लेते हैं या देखते हैं तो उसके जो हैंडल्स और रिम्स होते हैं एकदम फर्निश होते हैं, एकदम न्यू होते हैं। उस पर एक तरह की कोटिंग सी हुई होती है, शाइनी सरफेस होती है, शाइनी कोटिंग होती है। और जब उन पर कोई स्क्रैच वगैरह लग जाती है तो वहाँ से रफली हो जाते हैं स्क्रैच लगने के बाद। ऐसे ही वुमेंस के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, गहने होते हैं, वे भी बिल्कुल एकदम शाइनी होते हैं। विच अपियर टू बी मेड ऑफ गोल्ड, जो कि गोल्ड के बने हुए लगते हैं। हाउएवर विद रिपीटेड यूज द गोल्ड कोटिंग वियर्स ऑफ, बार बार उनको यूज़ करने से क्या होता है कि जो गोल्ड की कोटिंग होती है वो उतर जाती है। रिवेलिंग सिल्वर और सम अदर मेटल्स बैन, इसी तरीके से जो सिल्वर की और अदर मेटल्स की भी उन पे कोटिंग होती है, अदर मेटेरियल्स पे। इन बोथ दीज केसेस अ मेटल हैज़ ए कोटिंग ऑफ अनदर मेटल्स। डू यू वंडर हाउ ए लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपॉजिटेड ऑन टॉप ऑफ अनदर? वेल इट लेट अस ट्राई डूइंग इट्स अवरसेल्फ। इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कि हम कोई नई बाइसिकल लाते हैं या कोई भी नई चीज़ होती है, बाइसिकल हुआ है या हमारे बाइसिकल के रिम हुए, इस तरह के मेटल के उनके ऊपर एक तरह की कोटिंग की जाती है, यानी एक तरह की परत चढ़ाई जाती है जो उनको बहुत ही शाइनी लगती है। इसी तरह के जो हमारे ऑर्नामेंट्स होते हैं वुमेंस के होते हैं, उन पर भी एक तरह की अलग कोटिंग की जाती है, परत चढ़ाई जाती है गोल्ड लाइक ए गोल्ड जैसी, जो कि आफ्टर यूज यानी काफ़ी यूज़ करने के बाद वो भी एक धीरे धीरे से उतरने लगती है, ये उतर जाती है। तो इसी तरीके से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी के अंदर कि कैसे एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही कहा जाता है। हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग को अनदर वर्ड्स में कह सकते हैं डिपोजिशन ऑफ वन लेयर ऑफ अदर सब्सटेंस टू द अनदर मटेरियल, यानी किसी एक मटेरियल की लेयर या एक मटेरियल की परत दूसरे मटेरियल पर चढ़ाना ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। अब ये कैसे होता है देखिए, वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट ऑफ साइज अराउंड 10 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल वाटर इन ए क्लीन एंड ड्राई बीकर। हमने क्या किया है, 2 कॉपर की प्लेट ली है जो कि 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की लंबाई और चौड़ाई में है। 250 ml हमने पानी लिया, डिस्टिल वाटर लिया। डिजोल्व 2 टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट, हमने इसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट ऐड किया है। एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और कुछ सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप्स ऐड किए 2 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, उस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, टू मेक इट मोर कंडक्टिव, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्टिव बनाने के लिए हमने इसमें कॉपर सल्फेट भी ऐड किया है। क्लीन कॉपर प्लेट विद सैंड पेपर, जो हमारी कॉपर प्लेट है उनको हमने क्लीन कर लिया है एक सैंड पेपर से। सैंड पेपर को हम बोलते हैं रेगमार, जिसको हम बोलते हैं, इस तरह का होता है जो लोहा वगैरह घिसने में, थोड़ा रब करने में साफ काम आता है। नाउ रिंस द देम विद वाटर एंड ड्राई देम। कनेक्ट द कॉपर प्लेट टू द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी एंड इमर्स देम इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फिगर पॉइंट 14.7 ये दिखाया गया है। इसी में एक बीकर लिया हमने, ये रहा, ये हमारी 2 प्लेट ली हमने, एक ये रही 2 प्लेट ली हैं, एक बीकर है, इसके अंदर सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन में क्या मिला हुआ है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये सारा। ये कॉपर की 2 प्लेट है हमारी, ये जो गोल्डन दिखाई दे रही है कॉपर की प्लेट है। ठीक है, इसको हमने दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक पॉजिटिव टर्मिनल से एक नेगेटिव टर्मिनल से हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। सिंपल सर्किट शोइंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक सर्किट दिखाया गया आपको, ध्यान रहे बैटरी से कनेक्ट किया है सेल से। ठीक है,
अलाउ द करंट टू पास फॉर अबाउट 15 मिनट्स, 15 मिनट के लिए हमने क्या किया, करंट इसके अंदर पास किया। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड फ्रॉम द सॉल्यूशन, हमने अब क्या किया, इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन से बाहर निकाल लिया। लुक एट देम केयरफुली, ध्यानपूर्वक इलेक्ट्रोड्स को देखिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम, क्या आपने उन दोनों में से किसी में कोई डिफरेंस देखा है। डू यू फाइंड अ कोटिंग ओवर इट, क्या आपने किसी एक प्लेट पे कोटिंग देखी है कि उसके ऊपर कुछ परत चढ़ गई हो दूसरी की। व्हाट कलर इज कोटिंग, जो अगर कोटिंग हुई है तो कोटिंग का कलर क्या है। नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विद विच दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड, जिस इलेक्ट्रोड पे कोटिंग हुई है, यानी जिस इलेक्ट्रोड पे हल्की सी परत चढ़ गई है, कोटिंग हो गई है, आप उसका टर्मिनल भी नोट डाउन करिए कि उसको हमने बैटरी के किस टर्मिनल से वो कनेक्ट किया था। ठीक है। आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी, पहले इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड्स एंड रिपीट दिस एक्टिविटी। व्हाट डू यू थिंक शी वुड ऑब्जर्व दिस टाइम, उसने क्या किया, उसने दोनों प्लेट के जो टर्मिनल थे उनको चेंज कर दिया। यहाँ पे प्लस था या माइनस था, इस बार इसको इधर लगा दिया, इसको इधर लगा दिया। नहीं, जहाँ पे प्लस लगाया था वहाँ पे इस बार माइनस लगा दिया, जहाँ पे माइनस लगाया था वहाँ प्लस लगा दिया। तो उसने फिर क्या ऑब्जर्व किया होगा, क्या आप इस बारे में सोच सकते हैं, बता सकते हैं कि उसने क्या आइडेंटिफाई किया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। वैन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट डिसोशिएटेड इनटू कॉपर एंड सल्फेट। जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो क्या हुआ कि कॉपर और सल्फेट डिसोशिएट हो गए, अलग अलग हो गए। द फ्री कॉपर गेट ड्राउन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट डिपॉजिट ऑन इट। इसमें क्या हुआ कि यानी जो सॉल्यूशन था हमारा कॉपर सल्फेट का, उसमें से कॉपर और सल्फेट दोनों अलग अलग डिसोशिएट हो गए, और जो कॉपर था वो एक प्लेट पे जाके डिपॉजिट हो गया। ठीक है। तो अब जब दूसरी प्लेट पे जाकर डिपॉजिट हो गया, बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, लेकिन जो सॉल्यूशन है उसमें से कॉपर का जो लॉस हुआ है उसका क्या होगा, यानी सॉल्यूशन में से जो कॉपर था एक इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गया। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिजोल्व इन द सॉल्यूशन। जो दूसरी प्लेट थी हमारी कॉपर की, उसमें से कॉपर उतरकर वाटर में, यानी जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें डिजोल्व हो गया उतनी ही अमाउंट में, जितना अमाउंट में सॉल्यूशन में तो कॉपर हमारा प्लेट पे डिपॉजिट हुआ था, उतना ही दूसरी प्लेट पे से उतर के हमारा वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया। थस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रिस्टोर्ड एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। इस तरीके से क्या हुआ कि जो हमारा कॉपर का सॉल्यूशन है वो रिस्टोर रहा, वो कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रही। इस प्रकार एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे हमारा ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रही, और हमारा जो कॉपर का सॉल्यूशन है, कॉपर का है प्लेटिंग है, वो ट्रांसफ़र होती रही। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी किसी एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे उसकी लेयर चढ़ जाना, इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करने के थ्रू, उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए वेरी यूजफुल प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत ही वेरी यूजफुल प्रोसेस है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट विद ए थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल। यह इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है, जो मेटल होते हैं उनको कोटिंग करने के लिए। जैसे ये वाले मेटल दिखाए गए हैं, इनके ऊपर कोटिंग की गई है, जैसे गोल्ड सिल्वर हमको दिखाई दे रहा है, सिल्वर कलर की, ये भी एक कोटिंग की गई है इन मेटल्स के ऊपर। ठीक है ना। जैसे कार का, बाइक का रिम है, इसके ऊपर सिल्वर कलर की कोटिंग है, सिल्वर टाइप की। ये हमारा साइकिल का हैंडल है, कुछ यूटेंसिल हमारे बर्तन है। ठीक है। इन सब के ऊपर कोटिंग की जाती है। द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक। जो हमारा मेटल है जिसके हमने ऊपर जो हम लेयर चढ़ा रहे हैं किसी मेटल के ऊपर, उसकी अपनी कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि इस प्रकार बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल, क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन, गैस बर्नर, बाइसिकल हैंडल, व्हील, रिम्स एंड मैनी अदर। यानी जो क्रोमियम है, क्रोमियम की जो प्लेटिंग की जाती है वो इन
ऑब्जेक्ट्स पे की जाती है, जैसे कार के पार्ट्स पर की जाती है, बाथ टब्स पे की जाती है, किचन गैस पे की जाती है, बर्नर्स होते हैं उन पे की जाती है क्रोमियम की प्लेटिंग, बाइसिकल हैंडल्स बार्स होते हैं यानी इन सब पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है। किस मेटल की गई है? क्रोमियम की इन पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है। वाइल व्हील पे की जाती है, रिम्स पे की जाती है एंड मैनी अदर्स पे की जाती है। क्रोमियम हैज़ ए शाइनी अपीयरेंस, जो क्रोमियम होती है उसकी बहुत ही शाइनी अपीयरेंस होती है, बहुत ही स्मूथली होता है, चमकदार होता है। इट डज नॉट कोरेट, ये कोरेट भी नहीं होता है, इस पर किसी प्रकार का जंग नहीं लगता है, ठीक है ना। या ये खराब भी नहीं होता जल्दी से, जो क्रोमियम होता है। इट रजिस्ट स्क्रैचेस, ये स्क्रैचेस से भी प्रोटेक्ट करता है, इस पर स्क्रैचेस भी जल्दी से नहीं आती। हाउएवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव, इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम, जबकि यह है कि जो क्रोमियम होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर क्रोमियम से ही बनाना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हमने कोई मेटल है, कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कर आपकी साइकिल का हैंडल ही है, उसको हम क्रोमियम मेटल का ना बना के किसी और मेटल से बनाते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं, जिससे वो एक तो शाइनी दिखता है, उस पर स्क्रैचेस नहीं पड़ती और लॉन्ग टाइम तक चलता है। सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम ए चीपर मेटल, तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सस्ते मेटल की बनाई जाती हैं। ओनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपॉजिटेड, बस उसके ऊपर क्रोमियम की परत की लेयर कर दी जाती है। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड, जो ज्वेलर्स होते हैं, जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, वे भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, वे सिल्वर और गोल्ड की करते हैं। ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स, जो सस्ते मेटल्स होते हैं उनके ऊपर करते हैं। दीज ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव, वे जो मेटल होते हैं वे सिल्वर, चांदी या गोल्ड के दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वे बहुत ही सस्ते होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते, उनके ऊपर सिर्फ कोटिंग की जाती है सिल्वर और गोल्ड की। टिन कैन यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑनटू आयरन, जो हमारा घरों में ऑयल का टीन का कनस्तर आता है वो वैसे तो जनरली आयरन का बना होता है, लेकिन उसके ऊपर भी एक टिन की प्लेटिंग की जाती है, वहाँ पे क्रोमियम की कर रहे थे, इसके ऊपर हम टिन की कर रहे हैं। टिन भी एक मटेरियल है। टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, जो टिन है वो कम रिएक्ट करता है आयरन के मुकाबले। thus फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद आयरन एंड इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। जो हमारा टिन है, हमने उसके ऊपर प्लेटिंग कर दी है टिन की, तो क्या है कि जो हमारा खाना उसके अंदर स्टोर करेंगे वो लोहे के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिसका हमारा टिन बना हुआ है, टिन का कनस्तर बना हुआ है, तो सिर्फ टिन के कांटेक्ट में आएगा, जिसकी वजह से हमारे जो है उसके अंदर रखा फूड खराब नहीं होगा, क्योंकि वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर हमने प्लेटिंग की हुई है, परत चढ़ाई हुई है टिन की, और टिन से वो खराब नहीं होगा। आयरन इज यूज्ड इन ब्रिजेस, जो आयरन है, लोहा है, वो ब्रिजेस में यूज़ किया जाता है, पुल बनाने में यूज़ किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ऑटोमोबाइल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। हाउएवर आयरन टेंड्स टू कोरेट एंड रस्ट, जो आयरन है वो भी खराब हो जाता है, उसमें भी रस्ट लग जाता है। सो अ कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपोजिटेड ऑन आयरन, तो जो आयरन है उसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरिजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, उसको कोरिजन से बचाने के लिए और रस्ट की फॉर्मेशन होने से बचाव करने के लिए उस पर जिंक की कोटिंग की जाती है। इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिपोजल ऑफ यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज मेजर कंसर्न, इट इज़ अ पोल्यूशन वेस्ट एंड देयर आर स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। जो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं उससे भी कई तरह का हार्मफुल होता है हमारे इन्वायरमेंट को, और डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूशन वेस्ट भी निकलते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें काफ़ी सारी गाइडलाइंस फॉलो की जाती है इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू। तो इस चैप्टर में यही था हमारा सारा, ठीक, कैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, एक मेटल की लेयर दूसरे मेटल पे कैसे डिपॉजिट की जाती है, या किसी मेटल पे कैसे डिपॉजिट की जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे इसमें था कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं जब हम कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो इस चैप्टर के अंदर हमारा पूरा यही था। बाकी और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, बाकी सभी चैप्टर की वीडियोस लिस्ट के अंदर है, ठीक है। ओके, टेक केयर।